उत्तराखंड की खबरें। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में गर्भाधार के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ है। ये लैंडस्लाइड उस वक्त हुआ जब आदि कैलाश की यात्रा पर जा रहे तीसरे और चौथे जत्थे के यात्री गुंजी की ओर जा रहे थे। पहाड़ी को दरकता हुआ देखकर यात्रियों ने जैसे तैसे खुद को बचाया। लैंडस्लाइड के दौरान कई स्थानीय लोग भी मौजूद थे और लैंडस्लाइड होने के कारण चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2 से 3 दिन से तक अब बंद रहेगी। इससे पहले भी गर्भाधार में लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके चलते आदि कैलाश जाने वाले 2 दलों को धारचूला में रोकना पड़ा था। लैंडस्लाइड की चपेट में एक जेसीबी मशीन भी आई है। वीडियो बेहद डरावना है जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, कितना डरावना ये वीडियो है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा घाटों पर हुड़दंग मचाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को रोड़ी बिलवाला क्षेत्र में गंगा में जीप उतारकर हुड़दंग करने वाले 6 युवकों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की। सभी युवक दिल्ली से आए हुए थे और थार जीप को गंगा में उतारकर हुड़दंग कर रहे थे। इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवकों को पकड़कर रोड़ी बिलवाला चौकी लेकर आई और युवकों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसा न करने की हिदायत दी। जो भी इस तरह के हुड़दंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। उसी के तहत ऑपरेशन मर्यादा में कार्रवाई अनुरत जारी है। उसमें एक थार है जिसको सीज किया गया और उस पर जो 4 लड़के थे उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। चमोली में बद्रीनाथ धाम से 25 किलोमीटर दूर संतोपत सरोवर के नीलकंठ पर्वत पर एवलांच देखने को मिला। लाइव तस्वीरें एवलांच की कैमरे में कैद हुई। वीडियो में देखा जा रहा है किस तरह से नीलकंठ पर्वत से बर्फ की नदी बहकर नीचे आ रही है। एनडीआरएफ इन दिनों लगातार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पल पल बदलते मौसम पर नजर बनाए हुए है और समय समय पर चेतावनी के साथ अलर्ट जारी कर रही है। केदारनाथ धाम में पल पल मौसम बदल रहा है। वहीं खराब मौसम को देखते हुए केदारनाथ की रजिस्ट्रेशन पर फिर से रोक लगा दी गई है। नए रजिस्ट्रेशन पर 25 मई तक रोक लगाई गई है। खराब मौसम और श्रद्धालुओं की ज्यादा संख्या के कारण ये रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम में रविवार को जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि जिनके पहले से रजिस्ट्रेशन है वो केदारनाथ धाम जा सकेंगे और दर्शन भी कर सकेंगे, लेकिन 25 मई तक फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे और उसके बाद रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे या नहीं, इसका फैसला मौसम को देखने के बाद ही तय किया जाएगा। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा रहने का ठहरने का व्यवस्था नहीं है और वो ऐसे ही भूगोलिक परिस्थिति है वहाँ पे। जब वहाँ पे अधिक स्नोफॉल हो जाता है बाद तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम होता है जनता के लिए, यात्री के लिए। इसे मद्देनजर रखते हुए टूरिज्म डिपार्टमेंट और प्रशासन, लोकल प्रशासन डिसीजंस लेते हैं। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक फिर से लगा दी गई है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बार बार मौसम खराब हो रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन रोकना पड़ रहा है और ये फैसला यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को देखते हुए लिया गया है। बाकी 3 धामों में अभी तक कोई रोक नहीं है रजिस्ट्रेशन पर और साथ ही केदारनाथ में भी जिनके पहले से रजिस्ट्रेशन है वो अभी दर्शन के लिए जा सकते हैं। चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहां पर बार बार मौसम खराब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी। केदारनाथ धाम में बदलते मौसम के बीच तीर्थयात्रियों का जोश हाई है। 4 धाम यात्रा में इस बार बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए तीर्थयात्री उमड़ रहे हैं। खराब मौसम के बाद भी सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ जा रहे हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई गई है। चारों धामों में 8,30,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं और अभी तक केदारनाथ में 2,90,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
वहाँ पे इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जो अभी जैसे बर्फबारी ज्यादा हो रही है, कुछ घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह पर है। वहाँ पर पहाड़ियों का शुल्क ये वो बहुत सारी चीजें जो कि अच्छी लगता है, मन उत्साह आता है। चमोली जिले के आदिबद्री में हर साल लगने वाले नौठा मेले में इस बार भी जबरदस्त माहौल देखने को मिला है। सोमवार को हुए इस मेले में महिलाओं ने जहां नौठा नृत्य किया, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने लाठी डंडों के साथ प्रतीकात्मक युद्ध का नजारा पेश किया। आदिबद्री मंदिर प्रांगण में हुए इस मेले को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। क्षेत्रीय विधायक अनिल नौटियाल ने आयोजकों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर महिलाओं ने एक नाटक भी प्रस्तुत किया। भगवान आदिबद्री के आशीर्वाद के साथ स्थानीय लोगों ने सालों से चलती आ रही परंपरा को जीवंत रखा है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 2021 की सर्विस रूल्स को निरस्त कर दिया और पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा से करने का उत्तराखंड सर्विस कमीशन को आदेश दिया है। बता दें कि 2020 में सरकार ने शुरू की थी सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया और सरकार ने 2021 में नियमों में बदलाव करते हुए बीएड की अनिवार्यता को खत्म किया था, जिसको लेकर ताराराम समेत कई लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रामनगर से अगली खबर, जहां पर न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। कॉर्बेट में अवैध रूप से बनी शेर अली बाबा की मजार पर बुलडोजर चला है। न्यूज 18 पर खबर चलते ही आज तड़के अवैध मजार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आपको बता दें, कॉर्बेट प्रशासन अवैध रूप से बनी इस मजार को ढहाने से बच रहा था। 24 मई से मजार पर उर्स मेले का आयोजन किया जा रहा था। वहीं इसके साथ ही आसपास की 10 अवैध मजारों को भी ध्वस्त किया गया। पूरे राज्य में अभी तक की कार्रवाई में करीब 90 हेक्टेयर जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। अब खाली जमीन पर प्लांटेशन किया जाएगा। टिहरी में भी अवैध मजार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। टिहरी वन प्रभाग के पौड़ीखाल क्षेत्र में करीब 20 साल पहले अतिक्रमण कर मजार तोड़ी गई है। वहीं वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और अतिक्रमण कर बनाई गई मजारों को ध्वस्त किया जाएगा। हमने जो है अभी जो हमारे वो थे चिन्हीकरण किया गया। चिन्हीकरण में बहुत ज्यादा नहीं, केवल ये पौड़ीखाल एक जगह है, पौड़ीखाल स्थान पे हमारे यहाँ पौड़ीखाल बीट के अंतर्गत है। पौड़ीखाल बीट में एक पुरानी मजार मिली, तो उसको जो है वहां पर उसको तो वहां से हटा दिया गया है मजार। राज्य भर में अवैध मजारों पर एक्शन हो रहा है। सीएम धामी का कहना है कि सरकारी जमीन से हर तरह का अतिक्रमण हटाया जाए और ये अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें सभी का नंबर आएगा, कोई भी नहीं बचेगा। हम हर कीमत पर हटाएंगे और वो हटने का अभियान लगातार जारी है और वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि पूरा अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा। और इसमें हमने ये भी कहा है, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वो स्वयं इसे हटा लें। बहुत सारे लोग आज मुझे मिले भी थे, उन्होंने कहा है कि हम स्वतः ही हटा लेंगे कुछ स्थानों पर, तो अच्छा होगा। स्वतः ही हटा लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो धीरे धीरे सभी का नंबर आना है। देवभूमि में अवैध रूप से बनाई गई सैकड़ों मजारों का ध्वस्त होना देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इस चर्चा ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को हार्डकोर हिंदुत्व के उभरते चेहरे के रूप में खड़ा कर दिया है। देवभूमि में मजारों की ये बाढ़ रातों रात नहीं आई। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मजारें लंबे समय से बनती रही हैं, लेकिन इस पर एक्शन हुआ धामी सरकार में। प्रदेश भर में 1000 अवैध मजारों को चिन्हित किया गया और फिर बुलडोजर के साथ एक्शन शुरू हुआ। अभी तक 350 से ज्यादा अवैध मजारों को ढहा दिया गया है। इसमें हरिद्वार जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी कार्रवाई से सरकार पीछे नहीं हटी, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर बनाई गई मजारों को भी आखिरकार ढहा दिया गया। अगले 15 दिनों में बाकी बची 700 अवैध मजारों पर भी बुलडोजर चला दिया जाएगा।
एक्शन प्लान ही है अभी वहां पे कि आने वाले जो 15 दिन है उसमें जो है पूर्ण रूप से हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे उसमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो नया अतिक्रमण है वो ना हो, और जो हो रखा है वहां पे उसको अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करते हुए जो है एक ऑल क्लियर का मैसेज जो है सभी वन प्रभागी वनाधिकारी मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जानकार धामी सरकार की इस कार्रवाई को पार्टी की हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन से जोड़कर देख रहे हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण के रूप में इसका असर दिखाई देगा। बीजेपी का कहना है कि सवाल ध्रुवीकरण का नहीं है, अवैध मजारों को ढहाने का तो कांग्रेसी भी स्वागत कर रहे हैं। ये ध्रुवीकरण करने का प्रश्न नहीं है। ये भारत में रहने वाले सभी धर्म के, सभी जाति के लोग सभी दलों में हैं। अब जहां तक बात है कि आप कहते हैं कि हिंदुत्व को हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत पहले से ही ये बात साफ कर चुके हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देवभूमि के माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही, जहां जहां धामी का बुलडोजर पहुंचा, न मजारों के नीचे कुछ मिला, न अवैध मजारों का कोई वारिस सामने आया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनी 300 से ज्यादा मजारों को हटाने के बाद अब धामी सरकार हल्द्वानी के वनफूलपुरा मुद्दे पर फोकस्ड है। ये वो जमीन है जिस पर रेलवे अपना दावा कर रहा है और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बसे हजारों अवैध कब्जेदारियों के मुद्दे पर आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। पिछले दिसंबर में हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन से कब्जा छुड़ाने का आदेश दिया था। तब से मामला देश भर में छाया और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि वनभूलपुरा के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार सीधी तरह पर पक्षकार नहीं रही, लेकिन बदली परिस्थितियों में धामी सरकार मामले का परीक्षण करवा रही है। मुझे लगता है कि इसमें निर्णय सुप्रीम कोर्ट स्तर से होना है, किंतु भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस मुद्दा को गर्म रखना चाहते हैं, वो मुद्दा तो पहले भी गर्म था और अब भी गर्म है और गर्म ही रहेगा, ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आज मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। हम भी चाहते हैं कि शहर का विकास हो। रेलवे अगर अपना कोई प्लान लाता है, उसके पास विकास की कोई योजना है, तो उसे अपनी कोई जो भी योजना है, जो प्रपोजल है, उनका लाना चाहिए और उसके लिए कितनी भूमि चाहिए उसे चिन्हित कर जो लोग भी उसमें आते हैं, जितने घर भी आते हैं, उन लोगों के पहले पुनर्निवास की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक वनभूलपुरा पर बीजेपी लीडरशिप का मानना है कि मुद्दा पेचीदा और महत्वपूर्ण है। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 जून को होनी है और उससे पहले उत्तराखंड सरकार अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। ऋषिकेश कोतवाली में आज कुछ नया नजारा देखने को मिला। कोतवाली में सुरेंद्र नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को आर्थिक मदद की। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सुरेंद्र नेगी के बीच हुए झगड़े में मंत्री जी का कुर्ता फट गया था और 1100 रुपए की एक पेन इसी झगड़े के दौरान खो गई थी, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ता एक कुर्ता, एक पेन और 1100 रुपए लेकर कोतवाली पहुंचे। उनका कहना है कि हम लोग मंत्री जी के घर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया, इसलिए कोतवाली के माध्यम से उनको देने आए। सबने मिलकर, किसी ने 50 रुपए, किसी ने 11 रुपए, किसी ने 40 रुपए, किसी ने 100 रुपए, इस तरह से आर्थिक मदद के रूप में कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जी क्रोधित रहते हैं और उनके इतना नुकसान भी हो गया, तो उनको कुर्ता, जो उनका कुर्ता फट गया था, और एक पेन और एक 1150 रुपए उनको लौटाया जाए। आर्थिक मदद जो उनको नुकसान हो गया, इसका केस से कोई लेना देना नहीं। उत्तरकाशी जिला कोर्ट ने भारतीय नेत्रहीन फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान पंकज राणा को रेप के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2021 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि लड़की केस के दौरान अपने आरोपों से मुकर गई थी, लेकिन वैज्ञानिक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट से आरोप साबित हुए, जिसके बाद पंकज राणा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेत्रहीन फुटबॉल टीम की 2 बार कप्तानी करने वाले पंकज राणा ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 2015 से 2020 तक देश का प्रतिनिधित्व किया था और पंकज राणा ने 2017 में ऑल इंडिया ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट में गोल्डन बूट भी जीता था।
न्यायालय ने विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा 10 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास, कठोर कारावास। पिथौरागढ़ की गंगोलीहाट तहसील के मुरसुम गांव में 4 महिलाओं की हत्या करने वाले ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने हत्यारे का शव जंगल में बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि हत्यारे ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या की है। हत्यारे संतोष ने शुक्रवार की रात अपनी पत्नी, चाची, चचेरी भाभी और बहन की दर्दनाक हत्या की थी। घटना के बाद पुलिस ने भारी संख्या में पुलिस फोर्स को हत्यारे की तलाश में लगाया था। चारों हत्याओं को अंजाम देने के बाद संतोष ने अपनी मां को फोन कर आत्महत्या की बात कही थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हत्यारे के मरने के साथ ये राज उसी के साथ दफन हो गया कि आखिर क्यों उसने 4 लोगों की जिंदगी एक साथ ली। शव जो है अभियुक्त का वो भी बरामद किया गया है। ये जंगल में अभियुक्त के द्वारा जो है सुसाइड कर लिया गया है और आज शव को बरामद करके पुलिस टीम के द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी के आपदा कंट्रोल रूम में सोमवार की दोपहर किसी व्यक्ति ने यमुनोत्री हाईवे पर यात्री वाहन गिरने की सूचना दी। शख्स द्वारा बताया गया कि यमुनोत्री हाईवे पर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 10 यात्री सवार थे। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ, एसडीएम बड़कोट आनन फानन में मौके पर पहुंचे। काफी देर तक जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि यह खबर फर्जी थी। जिस नंबर से फोन आया वो भी सूचना देने के बाद लगातार बंद आ रहा है। फोन कहां से किया गया इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि ऐसी गलत खबर देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा या एसडीआरएफ द्वारा अवगत कराया गया है कि ये घटना झूठी है। अगर ऐसी सूचना पाई जाती है, अगर झूठा होना पाया जाता है तो इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी सूचना देने वाले के खिलाफ जिसने गलत सूचना दी। देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड से जुड़ी बड़ी जानकारी है। पिछले 3 साल से भी ज्यादा वक्त से देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव नहीं हो पाए थे। इस बीच केंद्र सरकार अब देश भर के सभी 62 कैंटोनमेंट एरिया को नगर पालिका के रूप में राज्यों को सौंपने जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सभी राज्यों को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया गया है। राज्यों से रिपोर्ट आते ही कैंटोनमेंट बोर्ड को सेना से हटाकर राज्य सरकारों को सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड में भी 9 कैंट बोर्ड हैं। बाकी जो डिमांड आ रही है पूरे देश से कि हमें नगर पालिका बनाइए, तो सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने के लिए हमने कहा भी है, पब्लिक डोमेन में भी आ गया है कि हम वो जमीन को फ्री दे देंगे, उसकी सड़कें फ्री दे देंगे, उसके भवन फ्री दे देंगे। कुछ जानकारियां चाहिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास संबंधित राज्य सरकारों से उसका कोई उत्तर नहीं आया है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड के बाजारों में मिलने वाला पहाड़ी फल काफल इस साल देर से आ पाया है। राज्य के जंगलों में उगने वाले फल को चुनने में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक एक दाना चुनकर लाते हैं और इस तरह का फल बाजार तक पहुंचता है। सोमवार को चंपावत जिले के लोहाघाट में भी फल मंडी में पहुंचा। 200 से 300 रुपए किलो बिक रहे काफल में बहुत से गुण होते हैं। फसल काफल की ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इस टाइम मौसम का जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ा। यहाँ पहाड़ में एकदम ठंड भी पड़ गई। काफल नहीं तो आज से 10 दिन पहले चल जाता। पूर्व पीएम वीपी सिंह के साथ साथ ओडिशा के राजघराने के एक हाई प्रोफाइल मामला इन दिनों देहरादून में सुर्खियों में बना हुआ है। मामला भले ही पारिवारिक है, लेकिन हाई प्रोफाइल के चलते चर्चाएं चारों ओर है। देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती अद्रजा सिंह के साथ उनकी ससुराल वालों की ओर से मारपीट और घरेलू हिंसा का मामला सामने आया है। वहीं अद्रजा माहरी के पति आक्रेश नारायण सिंह देव बोल नागीर के राज परिवार से हैं। इनके परदादा उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे। आक्रेश के भाई सांसद हैं। इनका घर देहरादून में भी है, जहां महिला डोमेस्टिक वायलेंस का पूरा मामला बता रही है। वहीं लड़के का आरोप है कि उसको गलत फंसाया जा रहा है।
लड़की की डिमांड 100 करोड़ के साथ उड़ीसा में एक विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो इनों की, क्योंकि ये लोग मेरे को घर से निकालने चाहते थे, उन्होंने मेरा एंट्री उड़ीसा में भी बंद करा दिया है। तो अभी भी मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा हक बनता है यहाँ रहने के लिए। इस बीच में, इस दौरान में इन्होंने जैसे कि रिमोट कंट्रोल करके अपने स्टाफ से हमको गाली गलौज बहुत दिलवाया, बहुत ज़्यादा ही दिलवाया। मैं बहुत सही हूँ। सब घर चाह रहे हैं, फाइनेंशियली डिमांड्स कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वहाँ से इलेक्शन लड़ना है, कभी वहाँ से हमको ये करना है, उस तो हमको समझ में नहीं आ रहा। और बात नहीं करते। जितनी बार हमने कोशिश करी इनके साथ बात करने के लिए, अनाप शनाप चीज़ें हमको कहते हैं, इतने करोड़ दो, उतने करोड़ दो, तो कहाँ से दे पाऊंगा? जो है मेरे पास उसमें से कुछ मैं दूंगा। 2017 में दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी, जिसके बाद से ही दोनों देहरादून के राजपुर स्थित बंगले में रहते हैं। लेकिन दोनों पक्षों की तरफ से अब पुलिस को शिकायत दी गई है, जिस पर पुलिस जांच में जुट चुकी है। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के कोर्ट में भी केस चल रहा है। लगातार दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। इस संबंध में जो भी तहरीर प्राप्त होती है, उसमें जो लीगल कार्रवाई होती है, वो हमारे द्वारा की जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के लमगड़ा इलाके में एक परिवार को दबंगों द्वारा धमकाने का मामला सामने आया है। दबंगों ने कई लोगों को साथ लेकर गांव में पहुंचकर गरीब परिवार को धमकाया और जमीन बेचने का दबाव बनाया और मना करने पर परिवार को धमकी भी दी गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। अल्मोड़ा की बाल मिठाई अपने लाजवाब स्वाद के लिए जानी जाती है और सांस्कृतिक नगरी आने वाले सैलानी इसे खूब पसंद करते हैं। वहीं अब बाल मिठाई समेत पहाड़ के कई उत्पादों को जीआई टैग के लिए अप्लाई किया जाएगा। अल्मोड़ा जनपद के जो भी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ की पहचान है, उनको जीआई टैग के लिए पंजीकृत कराने के लिए एक चर्चा की जाएगी, जिससे उसका डॉक्यूमेंटेशन करते हुए इसको फाइल किया जा सके, जिसमें बाल मिठाई को भी टेकअप किया जा रहा है। 1865 में जोगालाल शाह ने बाल मिठाई का आविष्कार किया था, लेकिन आज तक जीआई टैग नहीं मिलने से देश भर में वो स्थान नहीं मिल पाया जो बाल मिठाई को मिलना चाहिए था। जो वंदना मैम है, उन्होंने सीडीओ के टाइम में भी बुला के इसके डॉक्यूमेंट पूछा था, तो जितने डॉक्यूमेंट थे तो मैंने उनको सबमिट किए और ये जीआई टैग तो हम चाहते हैं कि मिल जाए। देश भर के 432 उत्पादन को जीआई टैग की मान्यता है। अगर अल्मोड़ा की बाल मिठाई समेत अन्य उत्पादनों को जीआई टैग की मान्यता मिल जाएगी तो उत्पादकों को और फायदा मिलेगा और बाल मिठाई को देश भर में पहचान मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।